ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक कुमार बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सीरीज में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के आया हूँ। तो चलिए फटाफट देखते हैं इस सेट में क्या है। इस सेट में कुल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को फटाफट हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम हैं। यहाँ पे बात हो रही है मुख्य नियम की, याद रखिएगा मुख्य नियम कितने हैं। फटाफट इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और उसके बाद फिर आंसर को चेक करें। तो थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम 3 हैं और 5 जो है गौण नियम है। ठीक है, तो पहला का आंसर सी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है संतुलन, दूसरा है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, तीसरा है सामाजिक प्रारूपों का समायोजन और चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया। फटाफट इसका आंसर लगाइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होती है उसका मूल कारण क्या होता है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। ऑप्शन देखते हैं। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा। फटाफट इसका आंसर लगाइए। यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि पूछ रहा है क्या प्रभावशाली कक्षा की प्रथा का कौन सा उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। मतलब जो बच्चे होंगे उसके अनुसार उसके सापेक्ष में जो कक्षा होगी वो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा होती है। ठीक है, शारीरिक दंड ये सब जो है इसमें नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, निम्न में से किसका उद्देश्य है। पहला है ऑप्शन विशेष शिक्षा का, दूसरा है समावेशी शिक्षा का, तीसरा है अपवर्जक शिक्षा का और चौथा है एकीकृत शिक्षा का। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ही होता है क्या कि वंचित समूहों के बच्चों को, हर तबके के बच्चे को, हर समूह के बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे एक ही कक्षा में ज्ञान देना। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। रीता कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवियां जैसी गलतियां करती है, निम्न में से किस समस्या को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन देखते हैं। अधिगम में असक्तता, अधिगम में असुविधा, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या। इसका फटाफट आंसर लगाइए, क्या होगा इसका सही आंसर। यहाँ पे ध्यान रखना है क्या बात कर रहा है, विपरीत छवियां और दर्पण छवियां जैसी गलतियां। अब विपरीत छवियां का मतलब क्या होता है, अगर हमको डी ऐसे लिखना है तो रीता क्या कर रही है, डी को ऐसे लिख रही है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, विपरीत छवियां या दर्पण छवियां जो है इसी को कहते हैं। ठीक है, या फिर जो है आपको कहीं पे 6 लिखना है और उसको वो क्या लिख रही है, ये 9 इस तरह लिख रही है। इस तरह की जो त्रुटियां होती है इसको हम लोग दर्पण छवियां या विपरीत छवियां कहते हैं। ये हो गया आपका विपरीत छवि, ये हो गया दर्पण छवि। मतलब क्या कि यहाँ पे अगर मिरर को, आईने को रख देंगे तो ये इसके उल्टा अपोजिट इस तरह का छवि बनाएगा। तो ये जो असुविधा हो रही है उसको ये किस प्रकार की असुविधा है। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर लगाइए। इसका सही आंसर है अधिगम में असुविधा, उसको सीखने में असुविधा हो रही है, अशक्त नहीं है, मतलब वो सीखने के लायक नहीं है, या अधिगम में कठिनाई नहीं, उसको सीखने में असुविधा हो रही है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। गेस्टाल्टवाद, क्लासिक थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद और चौथा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। फटाफट इसका आंसर लगाइए, इसका आंसर क्या होगा सही। और इसका सही आंसर है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। आप लोगों को बताया था ना मैंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और क्या क्या कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का भी सिद्धांत कहते हैं, एसआर बॉन्ड भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। 7वां क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था और चौथा है प्रारंभिक बचपन का समय।
और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक बचपन का समय। आप लोगों को ध्यान होगा क्या कि बचपन का जो समय, प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है, बच्चे उस समय भाषा का ज्ञान सीखते हैं, वो धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। तो प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है बच्चे का, वो भाषा के विकास के लिए बहुत ही संवेदनशील समय होता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कहता है, एक 6 वर्ष की लड़की है, खेल कूद में वो असाधारण योग्यता रखती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण के लिए भी भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे खुद प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्न दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी, आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच, या फिर वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, या फिर अनुशासन और पौष्टिकता। फटाफट इसका आंसर लगाइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिक और पर्यावरण। क्योंकि इसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी रह चुके हैं, तो कुछ वहाँ से उसके जो अनुवांशिक गुण होंगे वो उसमें आएंगे, और उसके लिए उसके बाद फिर क्या बात क्या हो रही है, उसको नित्य प्रशिक्षण के लिए भी भेजते हैं, सप्ताह के अंत में उसे खुद से भी प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पर्यावरण में भी तो इसी तरह का खेल कूद से प्रशिक्षण मिल रहा है उसको, उसके पर्यावरण में भी ये है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। गौण वाहक मतलब सेकेंडरी फैक्टर कौन से हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, गौण वाहक, प्राथमिक नहीं कह रहा है, मूल नहीं कह रहा है। विद्यालय और पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के लोग, परिवार और रिश्तेदार। फटाफट इसका आंसर लगाइए। समाजीकरण का गौण वाहक हो सकता है, समाजीकरण का गौण वाहक इसका क्या होगा, ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय और पास पड़ोस के जो लोग होंगे वो उसके, विद्यालय और पास पड़ोस जो होगा उससे उस पर समाजीकरण का असर पड़ेगा, वो उसके गौण वाहक होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। ध्यान रखिएगा, प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है, यानी अधिगम को इजी बनाता है, जो कक्षा खोज को प्रोत्साहन देता हो, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। यहाँ पे आपको मैंने एलिमिनेशन करने का भी बताया था, समावेशन को हतोत्साहित करने का बात होगा, काट देना है, आवृत्ति, नियामक और खोज को प्रोत्साहन। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, कक्षा में, जिस कक्षा में बच्चे को खोज का प्रोत्साहन दिया जाएगा वो कक्षा अधिगम को अधिक सुगम बनाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आज के वीडियो में बस 10 ही क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।